नमस्कार, स्वागत है आपका भारत प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुक्खू ने धर्मशाला में हिमाचल पथ परिवहन निगम की 15 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मैक्लोडगंज बस अड्डे का लोकार्पण और 30 करोड़ से बनने वाले धर्मशाला बस अड्डे का भी भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी को नई इलेक्ट्रिक बस में धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक की यात्रा भी की। पहला बजट प्रस्तुत किया था, उस समय विधानसभा में हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक जितनी कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको इलेक्ट्रिकल में बदलने का प्रयास करेंगे। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं और 2026 तक प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करने का हम प्रयास करेंगे। इसका परिणाम ये है कि आज धर्मशाला जिला कांगड़ा में जहां पहली बार इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत की जा रही है, अभी इसकी 15 बसेस दी है। आने वाले समय में और अधिक बसें कांगड़ा में उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दृष्टिकोण से आज हमारे जो स्थानीय मंत्री है चंद्र कुमार जी, सुधीर शर्मा जी, सभी विधायक हमारे, जो प्रदेश का एक हमारी सरकार की वचनबद्धता है कि इलेक्ट्रिकल बसेस ज़्यादा से ज़्यादा चलाई जाए, उस दृष्टि से आज हमने इनको झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रयास ये है कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रयास ये है प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो। 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली आ रही है जिसने प्रदेश को कर्जे के जाल में बांध कर रख दिया है। आज प्रत्येक हिमाचल वासी पर 92,840 रुपये का खर्चा है और हमें दिन प्रतिदिन का खर्चा चलाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। लेकिन हम अथक प्रयास कर रहे हैं और 4 साल में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य के रूप में विकसित करने की जो हमारी योजना है उसका अमली जामा की शुरुआत यहाँ कांगड़ा जिला से हो चुकी है। देखिए, बस स्टैंड आधुनिक बने, उस दृष्टिकोण से आज हमने बस स्टैंड का भी भूमि पूजन किया और जल्दी इस बस स्टैंड का कार्य शुरू हो चुका है और आने वाले 18 महीने में इस बस स्टैंड को कंप्लीट किया जाएगा। इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का कांगड़ा दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कांगड़ा दौरे पर दुग्ध संयंत्र का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू। तो धौलाधार जैव विविधता पार्क का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। लोगों की जन समस्याओं को भी सुनेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे, पर्यटन, विकास और हरित प्रदेश पर जोर, यहाँ पर फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का कांगड़ा दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। दुग्ध संयंत्र का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रही हैं। तो बता दें, लोगों की जन समस्याएं सुनेंगे सीएम सुक्खू। तो बड़ी जानकारी, पर्यटन, विकास और हरित प्रदेश पर जोर यहाँ पर रहने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का कांगड़ा दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा। दुग्ध संयंत्र का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, धौलाधार जैव विविधता पार्क का भी दौरा यहां पर किया जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा। लोगों की जन समस्याओं को सुनेंगे सीएम सुक्खू। तो हिमाचल में एचआरटीसी के बसों के बाद अब 15 साल पुराने निजी वाहन भी जल्द सड़कों से हटाने होंगे। आपको बता दें, इसके लिए राज्य सरकार स्क्रैप पॉलिसी लाने जा रही है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पुराने वाहनों को 2 बार टेस्टिंग का अवसर दिया जाएगा। इनमें फेल होने वाले वाहन स्क्रैप पॉलिसी में जाएंगे। केंद्र के निर्देशों पर 200 से ज्यादा सरकारी बसें पहले ही हटा दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय 21,51,075 गाड़ियां जो हैं रजिस्टर हैं और इनमें से 18,42,854 गाड़ियां जो हैं ये नॉन ट्रांसपोर्ट एरिया की हैं
और ट्रांसपोर्ट की 3,08,221 है। यानी कि मोटे तौर पे हिमाचल प्रदेश में इस समय 21 लाख, 21.5 लाख के आसपास गाड़ियां हैं और हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं 15,12,848 हैं और बाकी लोगों के बाहर से लाइसेंस बने हुए हैं और प्रदेश में 1,12,750 लेडीज़ जो हैं लाइसेंस बना चुकी हैं। ऐसे काफ़ी सालों से एक माफिया वर्क करता रहा है ट्रांसपोर्ट में, जो कि लगातार प्रदेश में आ रहे हैं लेकिन प्रदेश को कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। एक बार 3 लाख रुपए का अपना टैक्स यूनियन को जमा करवाया और वो हमारे शिमला, मनाली, डलहौजी और जितने भी धर्मशाला, इन एरियाज़ में जो है लगातार गाड़ियां लेके आ रहे हैं। हमने इस पे काफ़ी वर्क किया था एज ए डिपार्टमेंट और पिछले कैबिनेट में हमने ये फैसला कर दिया है कि ये जो बस आएगी, अगर इन्होंने रोज़ाना देना है तो इनको 5,000 रुपया देना पड़ेगा और अगर इन्होंने सप्ताह का देना है तो 25,000 रुपया देना पड़ेगा और अगर इन्होंने महीने का देना है तो इनको 75,000 रुपया देना पड़ेगा और 9 लाख रुपया जो है इनको हिमाचल प्रदेश के टैक्स में जो है देना पड़ेगा। और बहुत लंबे सालों से ये समस्या चल रही थी और इसका हम कानून लेके आ रहे हैं और कानून जो है प्रदेश में जल्द ही लागू हो जाएगा और इन पे जो है अंकुश जो है लगा दिया जाएगा। जितने भी गाड़ियां हैं या ट्रक हैं जिन्होंने पिछले टैक्स नहीं दिए हैं और उन्होंने जो है उनके ऊपर या तो पेनल्टी लग रही है या इंटरेस्ट की लायबिलिटी खड़ी हो गई है, हमने 30 जून तक का उनको समय दे दिया कि आप 10% के साथ जो है ये पैसा जमा करवा दें। हमने एग्जम्पशन दे दी और ये पैसा लगभग 150 करोड़ रुपया जो है ये टैक्स का जो हमारा रुका हुआ है इसको लेने का हमने मार्ग प्रशस्त कर दिया है और लोगों को साथ ही रिलीफ देने का बंदोबस्त कर दिया है। तो बता दें आपको कि प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि केंद्र सरकार ने अपने फायदे के लिए ये फैसला लिया है और इससे जनता को कोई फायदा नहीं होगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बड़ा अच्छा फैसला है। पिछली बार आप नोटबंदी की तो कितने लोग सड़कों पर आए, जिनका रोजगार छिन गया, जिनकी रोटी रोजी छिन गई, जिनका कारोबार छिन गया और वो त्राही करते रहे, पर केंद्र सरकार ने उसके ऊपर गौर नहीं किया। अब और एक कदम उठा लिया कि 2000 का नोट हम बैन करने जा रहे हैं। इससे भी कितने लोगों को उसका प्रभाव पड़ेगा, कितने लोग उससे त्रस्त होंगे। तो ये कोई बड़ा अच्छा निर्णय नहीं है जिससे हम सभी, और ये हमारा हार्ड अर्न्ड मनी है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई चोरी उचक्के से ये पैसा इकट्ठा किया। इट इज़ हार्ड अर्न्ड मनी विच अगर एक दफ़ा हाथ से निकल गया तो वो लोगों को कितना नुकसान होगा इसका अनुमान केंद्र सरकार नहीं लगा पा रही। उधर आपको बता दें कि रामपुर में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय व आवास भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया जिसमें उन्होंने ग्राम सड़क योजना के लिए 2800 करोड़ का पैकेज मिलने का जिक्र भी किया। विक्रमादित्य ने कहा कि कांग्रेस राजनीति से ऊपर उठकर विकास और जन कल्याण के लिए कार्य कर रही है।
उधर इन दिनों प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर एक्शन मोड पर है। आपको बता दें, जिसके चलते शिक्षा मंत्री ने ज्वाली विधानसभा के ठंगरगांव में राजीव गांधी के डे बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जमीन से संबंधित रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। बता दें कि दरअसल इस दौरान कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार भी मौजूद रहे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। सोलन से आ रही बड़ी खबर, जहां पर राज्य स्तरीय सलूनी मेले समिति की बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर सोलन से आपको बता रहे हैं। तो बता दें आपको, मंत्री धनीराम शांडिल भी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मेले की तैयारियों को लेकर निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता दें। मेले की तैयारियों को लेकर ये बैठक, मेले में भीड़ कंट्रोल करने को लेकर चर्चा जो है वो यहाँ पर की जाएगी। राज्य स्तरीय सलूनी मेले समिति की ये बैठक जो है वो यहाँ पर होने जा रही है। मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। तो मेले की तैयारियों को लेकर जो है वो यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, 23 से 25 जून तक सलूनी मेले का आयोजन जो है वो होने जा रहा है। मेले की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मेले में भीड़ कंट्रोल करने को लेकर चर्चा जो है वो यहाँ पर होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। मां शुम्भनी के आशीर्वाद से हमारा 23, 24 और 25 को सोलन का जो एक महत्वपूर्ण मेला है वो उसका आयोजन हुआ है। उसकी पहली बैठक कुछ एक जो महत्वपूर्ण सरकारी अफसर साहबान थे उनको साथ मिला के ली और डीसी साहब, एसपी साहब, एएसपी साहब और सभी पुलिस के अधिकारी और दूसरे हर एक विभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहे, ताकि हम किस प्रकार से इस मेले में व्यवस्था रखेंगे, किस प्रकार से यहाँ पे कानून और ट्रैफिक की खासकर व्यवस्था होगी। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के सुखू सरकार ने कर्मचारियों से किए वायदे को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है, जिसके बाद अब से पूरे हिमाचल में खुशी की लहर है। बता दें आपको, जिसके चलते नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ आगामी 28 मई को धर्मशाला में आभार समारोह का आयोजन करेगा, जिसमें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत पूरे मंत्रिमंडल का भव्य स्वागत व्यक्त किया जाएगा। इस आभार समारोह में प्रदेश भर से 1 लाख कर्मचारी आभार समारोह में जुटेंगे, जिसकी तैयारियां भी तेजी से की जा रही हैं। सवाल पेंशन का है। जब पेंशन का मुद्दा हमारा उठा है तो स्वाभाविक तौर से हम तो सबकी ही पेंशन का समर्थन करते हैं। अभी उसके बाद ट्रांसपोर्ट का उसमें सेटलमेंट हो गया है। आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी वार्ता विचाराधीन चली है। अभी जो उनके पदाधिकारी थे हमारे साथ भी जो है वो जुड़े रहे और अभी चल रहा है, उसमें हमें उम्मीद है उसमें भी कुछ सकारात्मक रिजल्ट जो है सामने आए। उधर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर शिमला में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रति साल 22 मई को दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने और साथ ही साथ जैविक विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का विषय फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडायवर्सिटी है। आपको बता दें कि शिमला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और साथ ही पद्मश्री नेकराम ने जैविक विविधता पर विचार रखते हुए इसका संरक्षण को जरूरी बताया। ये जो आज बायोडायवर्सिटी बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी बचाने के कार्यक्रम हो रहा है, जो हमारा जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में, तो यहाँ जो ये सब कार्यक्रम चल रहा है, तो हम लोग तो पिछले कई वर्षों से इवन 20-25 सालों से अपने गांव के अंदर और अपने ब्लॉक के अंदर ये सब कोशिशें कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रुपों के साथ मिल करके। मेरा ये मानना है कि हमारे लिए सम्मान का विषय है कि हमारे ही प्रदेश के कृषक श्री नेकराम जी को पद्मश्री मिला है। तो मैं उनसे ये अनुरोध कर रहा था कि वो अपने आप को करसोग तक सीमित ना रखें और पूरे प्रदेश में जाएं, क्योंकि जो वो बात कहेंगे वो मेरे और किसी और के कहने से अधिक प्रभावशाली होगी। नहीं, प्राकृतिक खेती की तो देखिए हिमाचल जो है वो अग्रणी राज्य है
और आपको मालूम होगा कि भारत सरकार ने भी अपने बजट में इसका उल्लेख किया है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने इसका प्रारंभ किया है। उधर शिमला के मशोबरा की वादियों में बसे राष्ट्रपति निवास को अब आम जनता के लिए खुलते हुए 1 महीना हो चुका है। अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रपति निवास के दीदार किए हैं। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मशोबरा में राष्ट्रपति निवास को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। ऐसे में स्कूली बच्चों से लेकर तमाम लोग यहां पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास को जनता के अवलोकन के लिए खोला था। स्कूल की तरफ से पहुंचे छात्र छात्रा ने बताया कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। हम मतलब पहली बार यहाँ राष्ट्रपति भवन आए हैं और मतलब मैं स्कूल से आए हम लोग यहाँ पर, और जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने पहली बार ये खोला है, तो हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। यहाँ पर पुरानी हिस्ट्री के बारे में पता चला, और यहाँ पर 3 रेयर जैसे ट्री हैं, बहुत मतलब जो कलर चेंज करते हैं। अभी कुछ बरगंडी सा कलर इनका ग्रीन हो जाता है, फिर कुछ मतलब इनका कलर काफ़ी कुछ है यहाँ पर जो मतलब काफ़ी कुछ इससे हम कुछ सीख सकते हैं। हमें तो पहले पता भी नहीं था, फिर मतलब स्कूल में डिस्कशन हुआ कि हम ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, तो फिर हमें पता चला कि फिर हम यहाँ पर आए, फिर देखा हमने। अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। हमें तो पहले मतलब पता भी नहीं था कि यहाँ पे राष्ट्रीय भवन है, तो मतलब हमें यहाँ जब पब्लिक लिए ओपन किया तब हमें पता चला है। और यहाँ पे कई तरह के मतलब फ्लावर्स है, मतलब कई तरह के डेंजर स्पीसीज ट्रीज भी लगे हुए हैं, और कई सारे के फ्लावर्स भी है। मतलब ये हमारे लिए एजुकेशन पर्पस के लिए बहुत अच्छा भी है। बिल्डिंग हिस्ट्री क्या कुछ देखा? बिल्डिंग हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मतलब बहुत पुरानी बिल्डिंग भी है, मतलब बहुत ज़्यादा रॉयल लाइफ भी हो सकती है इसमें है अंदर। वहीं शिक्षक ने भी एएनआई के साथ बातचीत करते हुए कहा कि किस तरह से ये राष्ट्रपति निवास बच्चों को काफी कुछ सीखने में मदद करेगा। अगर मैं लर्निंग की बात करूं एज अ टीचर, तो मैं ये बोलता हूं कि बच्चा 83% जो चीज़ें हैं वो देख के सीखता है। पहले बच्चों ने सुना था, हमने भी सुना था कि राष्ट्रपति भवन द रिट्रीट मशोबरा में है। आज बच्चों ने फिजिकली प्रेजेंस दी और बहुत कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस उनके हुए यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने देखी, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँगी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उन्होंने देखी कि जो यहाँ की ये बिल्डिंग थी ये किस तरह से ये स्टेजेस में डेवलप हुई, और जो धज्जी वॉल आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो स्टिल मेंटेन है, जो एक हिमाचल का ऐतिहासिक विरासत है। दूसरी चीज़ अगर मैं नेचर की बात करूँ तो यहाँ ओक पाइन ट्रीज़ है, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि कॉपर बी जो ट्रीज़ है, जो यहाँ पे 3 है, ये सीज़न के हिसाब से 4 बार अपनी लीव्स बदलते हैं, जो मेरे लिए और बच्चों के लिए बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि इसको लगाने की और जगह भी कोशिश की पर नहीं हुआ, पर जो आंखों से देख के हमें मज़ा आया, जो बच्चों ने लर्न किया, वो बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे आज का। बढ़ेंगे आगे। उधर चंबा में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर भूस्खलन की वजह से वाहनों के पहिए थम गए हैं। एक बार फिर चंबा में भूस्खलन की घटना सामने आई है, जिससे कि सड़क मार्ग पर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। बता दें आपको कि लोक निर्माण विभाग को मार्ग बहाल करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि कनिष्ठ अभियंता विजय कुमार ने मार्ग की बहाली का आश्वासन दिया है, ताकि वाहनों की आवाजाही में किसी प्रकार की परेशानी न आए। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर भूस्खलन हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया है। हालांकि लगातार प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है कि मार्गों को जल्द से जल्द खोला जाए, लेकिन लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ों से भूस्खलन हो रहा है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, आ रही है बड़ी खबर। लंबे उपकेस के बाद खुला NH
NH5 इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। करीब 1.25 घंटे बाद ये मार्ग खुला है। सड़क के दोनों ओर लंबी कतारें लग चुकी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, मार्ग पर बनी जाम की स्थिति। तो बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। ट्रेनिंग वॉल की खुदाई से दरअसल लैंडस्लाइड हुई थी। लंबे ब्लॉकेज के बाद NH5 जो है वो खोल दिया गया है। करीब 1.25 घंटे बाद ये मार्ग जो है वो खुला है। सुरेश शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेश, फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है? बताया जा रहा है कि अभी NH5 जो है वो खोल दिया गया है, लेकिन अभी जाम की स्थिति वहां पर बन गई है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये पिछले कल से जो लगातार बारिश हो रही थी और साथ ही साथ यहाँ पर डंगे का निर्माण कार्य चला हुआ है और रात को लगभग 3 बारी यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ और 3 बारी ही प्रशासन ने यहाँ से मिट्टी हटाने का काम किया। लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है मिट्टी का वो जब NH पर गिरा और उसके साथ जो डंगा यहाँ पर लग रहा था उसके ऊपर वो चला गया तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 बंद हुआ, जिसके चलते जो है तकरीबन 1.25 घंटा तक तो है यातायात जो है पूरी तरह से बाधित रहा। हालांकि लगातार अभी भी खतरा बना हुआ है। एक तरफ ऊपर बिल्डिंगे वहां पर जो है और वहां पर जो पानी है उसका रिसाव भी लगातार इस सड़क की तरफ हो रहा है और बिल्कुल कच्ची मिट्टी होने के कारण यहाँ पर खतरा यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा NH विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद है और साथ ही साथ SDM श्योक वो भी मौके पर यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने आला अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया है। लेकिन अभी तक मौजूदा स्थिति ये है कि छोटे वाहनों के लिए यहाँ पर सड़क को बहाल कर दिया गया है, लेकिन जो भारी भरकम वाहन है उनको जो है यहाँ पर अनुमति अभी प्रदान नहीं की गई है। और इसके अलावा लगातार जैसे आज भी बारिश होनी है, मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक फिर से बारिश का जो अनुमान जताया गया है उसके चलते है प्रशासन कहीं ना कहीं सख्ते में है कि अगर फिर से मिट्टी यहाँ पर ऊपर से गिरती है और राष्ट्रीय राजमार्ग 5 अगर बंद होता है तो बड़ी परेशानी यहाँ पर जो है लोगों को हो सकती है। इसके अलावा आपात स्थिति में जो यहाँ से वाहन गुजरते हैं उनके लिए भी वैकल्पिक जो है यहाँ पर कोई भी ऐसा साधन नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर श्योक का जो एक बाईपास बनना था, बाईपास जो यहाँ पर बनना था 7 सालों से उसका निर्माण कार्य चला हुआ है। एशिया का सबसे महंगा बाईपास अगर हम इसको कहेंगे तो गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि मात्र 2 किलोमीटर का है और लगभग 60 करोड़ की लागत से बन रहा है। लेकिन 7 साल हो गए हैं, यहाँ पर 2 बारी सत्ता भी बदल चुकी है, लेकिन अभी तक जो है वो बाईपास का काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में दिक्कत सेब सीजन से पहले ही यहाँ पर दिखनी साफ तौर पर शुरू हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।